Hello everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will discuss the chapter biomolecules of class 12. It is the lecture number 2. In the previous lecture we have already discussed the reactions of the glucose. Today we will discuss the साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, अब हमें उसके बेसिस पे साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है आपका, वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है. बट द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड द रिएक्शंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर. कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ओपन चेन से हमारे क्लियर नहीं हो पाए. नंबर वन, द इन स्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव द शिफ्ट टेस्ट. जबकि एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट आना चाहिए क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है. इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं करता, जबकि इसको करना चाहिए था. नेक्स्ट पॉइंट, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन. जो पेंटा एसिटेट होता है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन भी नहीं करता, जबकि करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज glucose is found to exist in the two different crystalline forms which are named as the alpha and beta. and the last point है हमारा कि जो ग्लूकोज होता है ये आपका दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म. ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ओपन चेन के हिसाब से तो देखा जाए तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है. दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो कुछ बातें हैं या फैक्ट्स हैं, ये आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं वो समझो. It was proposed that one of the OH group may add to the CHO group. ये माना जाता है कि जो एक OH ग्रुप है वो CHO ग्रुप के साथ बाउंड हो जाता है एंड फॉर्म से साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर वो वहाँ पर फॉर्म करता है. साइक्लिक हेमी एसिटल समझ रहे हो आप? साइक्लिक का मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनता है, और हेमी एसिटल का मतलब होता है कि जब अल्कोहल मॉलिक्यूल एक बार एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीट एसिटल बनता है. पिछले आपने चैप्टर में किया भी था एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में. इस चैप्टर में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे उस चीज़ को. हेमी एसिटल को समझ लो, एक एल्डिहाइड ग्रुप जब आपका एक बार अल्कोहल से कंबाइन होता है तो एसिटल बनता है, हेमी एसिटल, और इस रिंग शेप में स्ट्रक्चर बन रहा है. दैट्स वाई आई एम सेइंग इट साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर. इट वॉज फाउंड दैट द ग्लूकोज फॉर्म्स ए 6-membered रिंग in which the OH group at the carbon number 5 is involved in the ring formation. ये सपोज करते हैं कि जो कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में कंबाइन हो जाता है. दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप, और वो फिर आपका CHO ग्रुप नहीं बचता, फ्रीली CHOH में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एग्जिस्टेंस इन ऑफ द ग्लूकोज इन द 2 फॉर्म, और ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करता है. The two cyclic structures या forms exist in the equilibrium with the open chain structure as follows. ये जो हमारे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर. कैसे करते हैं वो देखो. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा गामा, अल्फा बीटा आइसोमर्स के. बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था CHO ग्रुप, और 5th कार्बन का OH ग्रुप, this combine with this carbon atom to the aldehyde group. Now this becomes CHOH group. अब ये दो सिचुएशन हो सकती है कि H हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था तो OH राइट में आ जाएगा, और यदि बाई चांस आपका H राइट में होता तो OH लेफ्ट में आ जाता. तो ये आपके 2 टाइप्स के पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं. एक को हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरे को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज. दोनों स्ट्रक्चर्स में आप एक कॉमन बात नोट करो, प्लस साइन है. प्लस साइन इंडिकेट दोनों में क्या करेगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है. ये इस तरह से 2 पॉसिबल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं. द 2 हेमिस्टल एसिटल फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट द C1. जो दोनों आइसोमर्स हैं वो दोनों आइसोमर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस में होते हैं C1 कार्बन पे OH की पोजीशन पे. आर कोल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन, उस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एंड सच आइसोमर्स आर नोन एज द एनोमर्स, और इस तरह के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द 6-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द पायरेनोज स्ट्रक्चर. जो 6-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उसको हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू पायरान.
पायरन एक आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें आपका एक ऑक्सीजन होता है, 5 आपके कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पायरन का, जो हमने लेफ्ट में ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को यदि प्लॉट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जरा देखो। सबसे पहला काम, एक तो 6 मेंबर्ड आपको रिंग प्लॉट करनी है। 6 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन दिखा दो, बाकी 5 कार्बन की चेन दिखा दो, रिंग दिखा दो। फर्स्ट कार्बन पे HOH दिखाओ, सेकंड कार्बन पे भी HOH, थर्ड कार्बन पे HOH की पोजीशन रिवर्स है, फोर्थ कार्बन पे भी सेम है, और लास्ट वाले कार्बन पे जो आज जो फिफ्थ कार्बन था जिस पे आपकी रिंग बनी है उस पे एक CH2OH ग्रुप है। दिस ग्रुप ऑलवेज बी शोन ऑन द टॉप ऑफ द रिंग। रिंग के ऊपर दिखाना है, कभी भी रिंग के अंदर नहीं दिखाना है। H जो बचा उसको आप अंदर शो कर दो। ये मैंने पिछले वाले स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया है। इसमें एक छोटी सी बात, जो बीटा आइसोमर बनेगा, बीटा आइसोमर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ सेम बनाओ, ओनली द फर्स्ट कार्बन एटम इज डिफरेंट। फर्स्ट कार्बन पे HOH की पोजीशन को रिवर्स कर दो। ये पहले वाला हो गया अल्फा, सेकंड स्ट्रक्चर इज नोन एज द बीटा। देयरफॉर इट इज कंप्लीटली नेम्ड एज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। और जबकि दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं। अल्फा कार्बन जो है आपका HOH की पोजीशन को बताता है ऑन द कार्बन नंबर 1। कैपिटल डी इंडिकेट करता है जो फिफ्थ कार्बन पे OH था वो आपका राइट में था। प्लस साइन इंडिकेट करता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज से बना है, पायरोनोज मतलब ये पायरन जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज द साइक्लिक। अब आपको 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप पहले वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट इज म्यूटा रोटेशन। एक छोटी सी फिनोमिना होती है, ये जो अल्फा बीटा फॉर्म आपस में एग्जिस्ट करते हैं उस चीज़ को हम म्यूटा रोटेशन से डिफाइन करते हैं। इफ़ आइदर ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज दैट इज द अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर डिजोल्व इन वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज। यदि आप दोनों को अल्फा बीटा फॉर्म को वाटर में डिजोल्व कर दो और कुछ टाइम के लिए उसको स्टैंड बाय में छोड़ दो, then the specific rotation of the solution change and reach to a constant value that is 52.5 degree. This spontaneous change in the specific rotation of optically active compound is known as the muta rotation. एक्चुअली क्या होता है, अल्फा फॉर्म की रोटेशन अलग होती है, बीटा फॉर्म की रोटेशन अलग होती है, बट आफ्टर मिक्सिंग ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और दोनों की रोटेशन में चेंज हुआ है, अल्फा की भी बीटा में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द म्यूटा रोटेशन। Now the next topic is fructose. It is an important ketohexose। जैसे अभी तक हमारा एल्डोहेक्सोज चल रहा था, अभी हमारा कीटोहेक्सोज है। इट मीन्स इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है और ये हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन एटम है। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद द ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड ग्लूकोज। ये कैसे बनता है, डाइसैकेराइड जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसके में ग्लूकोज बनता है, साथ में फ्रक्टोज भी बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, सॉरी ये मिस्टेक है, ये ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज है, इसको ठीक करना, इट इज़ बाय मिस्टेक। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज ऑल्सो C6H12O6। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वॉज फाउंड टू कंटेन it has only functional group at carbon number 2 and 6 carbon atom. Only functional groups are present at the carbon number 2 and carbon number 6 atom. कार्बन नंबर 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एंड द 6 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन एज इन द ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम थे वैसे यहाँ पर है और सेकंड कार्बन एटम पे ही फंक्शनल ग्रुप है। ये भी आपका डी सीरीज का मेंबर है और ये लीवोरोटेटरी है। लीवोरोटेटरी मतलब ये पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी माइनस फ्रक्टोज। डी इंडिकेट रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फिगरेशन, OH पोजिशन at the 5th carbon atom, negative sign indicate it is a levorotatory। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इसमें ऊपर आता है सबसे ऊपर CH2OH, सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटोन, देन CHOH बिल्कुल ऐसी है जैसे ग्लूकोज में था, रिवर्स उल्टा है अब की बार भी। फोर्थ कार्बन पे HOH, फिफ्थ कार्बन पे भी HOH, सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH एंड इट इज D माइनस फ्रक्टोज। ये जो पहले वाले लिखे हुए हैं ये माइनस नहीं है, डैश है बीच में, D माइनस फ्रक्टोज। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द 2 साइक्लिक फॉर्म। जैसे इसकी भी ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर थे, ऐसे बिल्कुल सेम इसके भी स्ट्रक्चर है, विच आर ऑब्टेन्ड ऑफ द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 5 टू द CO ग्रुप।
OH ग्रुप जो Ca ग्रुप के साथ कंबाइन होगा कार्बन नंबर 5th वाले पे ही होगा। द रिंग दस फॉर्म इज ए 5 मेंबर्ड रिंग, जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनती है अब की बार, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। एंड इट इज़ नोन एज फ्यूरेनोज, जैसे वहाँ पायरेनोज था यहाँ पे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होगा विद एनालॉगी टू ए कंपाउंड फ्यूरॉन। फ्यूरान भी एक आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें आपका एक ऑक्सीजन मेंबर प्रेजेंट होता है, बाकी 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ए 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड द 4 कार्बन एटम्स। जरा स्ट्रक्चर देख लो, जरा जूम करता हूँ मैं इसको, आप जरा ध्यान से देखो। अब इसमें स्ट्रक्चर में वही कार्बन का 5th कार्बन पे OH जब कंबाइन होगा CH2OH अब की बार एज इट इज़ है, OH आपका बचा। 3rd कार्बन पे पहले भी रिवर्स था, अब भी रिवर्स है। फिर HOH 5th कार्बन पे H, और ये OH का जो H था, सॉरी ऑक्सीजन था, वो यहाँ पर कंबाइन हो गया। जो H था वो तो कीटोन के साथ कंबाइन हो गया, और ये आपका बचता है CH2OH। सिमिलरली आप इसका बीटा माइनस फ्रक्टोज भी बना सकते हो, उसमें भी कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ एटम्स की पोजीशन में फ़र्क होगा। रिंग के हिसाब से ये जो कार्बन नंबर 2 है यही आपका कार्बन नंबर 1 बन जाता है रिंग के हिसाब से। 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और 5th मेंबर है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम। तो कंफ्यूज मत होना, कार्बन नंबर 2 पे ही हमें पोजीशंस को देखना है, और उनकी पोजीशंस में फ़र्क होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा आइसोमर्स में HOH OH और CH2H की पोजीशन देखो, OH लेफ्ट में है, CH2H राइट में है। जबकि जो अल्फा स्ट्रक्चर है उसमें आपका OH राइट में है, CH2H आपका लेफ्ट में है। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ द फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द हावर्थ स्ट्रक्चर। इनको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपने उसी तरह से बनाना है ऑलमोस्ट। ये रिंग में ऊपर की तरफ कार्बन पे सॉरी ऑक्सीजन दिखाओ, 2nd कार्बन पे CH2OH ऊपर, OH नीचे, ये अल्फा बना रहे हैं हम। 3rd कार्बन पे HOH अपोजिट, 4th पे उसके अपोजिट, और 5th कार्बन पे भी मैंने आपको बताया था जो CH2OH बनता है हमेशा रिंग के ऊपर बनता है, चाहे ग्लूकोज बनाओ चाहे आप फ्रक्टोज बनाओ। सेम स्ट्रक्चर आप बीटा बना दो, बस कार्बन नंबर 2 पे OH और CH2OH रिवर्स शो कर दो। इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये प्लांट्स और एनिमल्स में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं। हमारे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो जैसे पोटैटो लेते हो, राइस लेते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रिचेस्ट सोर्स होते हैं। नंबर 2, दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज इन द प्लांट्स। ये जो एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च में और सेलुलोज में प्लांट्स में, वो स्टार्च और सेलुलोज की फॉर्म में ही होती है। 3rd पॉइंट, दे आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल, पेपर एंड अल्कोहल इंडस्ट्रीज। इन सब में भी यूज़ होते हैं। हनी कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हनी को मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मानते हैं और वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करता है। बहुत सारे एनर्जी हम उससे गेन कर सकते हैं। ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का अब आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द complex nitrogenous organic compounds which are produced by which are essential कहो for growth and maintenance of the body। बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है इनकी। they occur in the every part of the body and form the fundamental basis of the structure। वो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट भी होते हैं और फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ के लिए रिक्वायर्ड भी होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। जितने प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर्स के, वो सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द सेकंड पॉइंट, द कंपाउंड्स विच अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी इसमें हमने कहा है ये एमिनो एसिड्स हैं। नाम से कुछ क्लियर है कि यहाँ पर एमिनो एसिड्स भी होते हैं, मतलब एमिनो ग्रुप और एसिड भी होगा। CH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप। The compounds which contain carboxyl acid group and the amino group are called as the amino acids. Depending upon the relative position of amino acids with respect to the carboxyl group, amino acids may be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. NH2 की पोजीशन को कंसिडर करना है, CH के रेस्पेक्ट में कंसिडर करना है। ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं, बाकी एमिनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा एमिनो एसिड्स आर द कंपाउंड्स इन विच NH2 ग्रुप एंड द CH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। जो एक अल्फा एमिनो एसिड है उसमें NH2 ग्रुप और CH ग्रुप सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं।
अल्फ़ा वाले में जनरली हमें इसमें अल्फ़ा की बात इसलिए ज़रूरत करनी पड़ रही है बिकॉज ऑल प्रोटीन्स आर द अमीनो पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। उसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इज ग्लाइसिन। अभी दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है हमारा, ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है। इसमें मैं R को यदि H से रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर तो मेरा ग्लाइसिन बन जाता है कंपाउंड, और ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। बाकी सारे अमीनो एसिड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखो ये COOH ग्रुप है, इसके हिसाब से नेक्स्ट कार्बन ये बन रहा है आपका, इस कार्बन पे अल्फा बोलेंगे, और NH2 ग्रुप है, देयरफॉर इट इज़ द अल्फा अमीनो एसिड। R ग्रुप साइड चेन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, H, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एटसेट्रा। एक मेथड और होता है इनको रिप्रेजेंट करने का, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन मेथड। तो उस मेथड में हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, कार्बन की चेन नहीं रिप्रेजेंट करते, लॉन्गेस्ट लाइन बना देते हैं बस। R पे ही COOH रिप्रेजेंट कर दिया, एक तरफ R ग्रुप, एक तरफ COOH ग्रुप, एक H और एक NH2 ग्रुप, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। NH2 ग्रुप लेफ्ट में रिप्रेजेंट करना है। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये सब L कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, तो L कॉन्फ़िगरेशन उनको ही बोलते हैं जिसमें NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड, इनके कुछ टाइप्स भी हैं। नंबर 1 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इफ द नंबर ऑफ द अमीनो ग्रुप एंड द COOH ग्रुप आर इक्वल देन इट इज़ नोन एज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। यदि आपका ऐसा कोई अमीनो एसिड है जिसमें आपके NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप का नंबर सेम है, मतलब 2 अमीनो ग्रुप हैं तो 2 ही कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, तो वो कहलाता है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। If the number of COOH group are more than the amino group, then it is known as the acidic. While if the number of amino group are more than the COOH group, then it is known as the basic amino acid. सीधी सी बात है, COOH ग्रुप आपका एसिडिक होता है, NH2 ग्रुप आपका बेसिक होता है। जिसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा उसी के हिसाब से नेचर हो जाएगा। COOH ग्रुप का नंबर ज़्यादा है तो वो एसिडिक, NH2 ग्रुप का ज़्यादा है तो वो बेसिक कहलाता है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड हम इस तरह से भी क्लासीफाई करते हैं। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो अमीनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है वो कहलाता है नॉन एसेंशियल। मीन्स वो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, बाहर से डाइट के थ्रू आपको नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलिनाइन। वाइल द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, जो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, डाइट के थ्रू हमें गेन करने पड़ते हैं, वो कहलाते हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल वेलिन और ल्यूसिन इसके 2 एग्जाम्पल हैं, याद रखने हैं, सिंपल नेम याद रखो, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नंबर 2 दे आर वाटर सोल्युबल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बिहेव्स लाइक ए सोल्ट, सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है सेम मॉलिक्यूल में, इसलिए वो सोल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। नंबर 3 इन एक्वा सोल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटोन। एक्वा सोल्यूशन में आपको पता है COOH ग्रुप एक प्रोटोन लॉस कर सकता है, जबकि जो एमिनो ग्रुप होता है वो एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड फॉर्मिंग ए डाइपोलर आयन विच इज कॉल्ड एज द ज्विटर आयन। जो आपने पहले भी पढ़ा था एमीन्स में, सल्फेनिलिक एसिड था बना था, जब हमारा एनिलीन का हमने सल्फोनेशन किया तो वहाँ पर ज्विटर आयन बना था। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। वैसे तो न्यूट्रल है लेकिन इसके अंदर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इन ज्विटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, और आयनिक फॉर्म में जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है वो एम्फोटेरिक बिहेव करती है, मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन को छोड़ते हैं तो उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स बचते हैं वो सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिस वजह से वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन में मैंने आपको पीछे बताया था, उसका स्ट्रक्चर होता है CH2 COOH और साथ में एक NH2 होता है। तो ये कार्बन आपका जो बन रहा है ये वाला, इट इज़ नॉट एसिमेट्रिक, इस पर 2 हाइड्रोजन आ गए जबकि 2 हाइड्रोजन नहीं आने चाहिए थे। दे एग्जिस्ट इन बोथ D and L फॉर्म्स बट मोस्टली अमीनो एसिड्स हैव द L कॉन्फ़िगरेशन। तो ज़्यादातर जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें L कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से वो आपके
NH2 ग्रुप को, अच्छा L ग्रुप को बनाने का तरीका क्या है कि NH2 ग्रुप को आपने लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट किया, जो हमने अभी पीछे शो भी किया था उसमें NH2 ग्रुप हमारा लेफ्ट में था, इसी वजह से हमने उसको लेफ्ट में बनाया था। ये आ गया जी ज्विटर आयन की आयनिक फॉर्म। ये कार्बोक्सिल एसिड है आपका ग्रुप और इसमें NH2 ग्रुप है, ये आपका एमिनो एसिड है, दिस इज द अल्फा एमिनो एसिड। यहाँ ध्यान दो, ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक मीडियम में या सॉरी एक्वस मीडियम में HN प्रोवाइड कर सकता है, जबकि जो NH2 ग्रुप है वो आपका उस प्रोटॉन को गेन कर सकता है एंड कन्वर्टिंग इनटू द NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव। दिस टाइप ऑफ आयंस आर नोन एज द ज्विटर आयंस। अब ये हमारा सब्सटेंस जो है एम्फोटेरिक है बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद द H आयन एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद द बेस OH आयन। यदि आप H से करते हो तो ये आपका बन जाता है RCH COOH, इस तरह से बन जाएगा और साथ में आ जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव। और जिस टाइम आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो बेस के साथ ये OH आयन के साथ रिएक्शन करके बन जाता है, यहाँ से NH3 पॉजिटिव से एक आपका यहाँ पर प्रोटॉन लॉस हो जाता है, तो प्रोटॉन लॉस होने के बाद ये बनता है आपका RCH COO नेगेटिव एज इट इज़ और यहाँ बचता है आपका NH2, इस तरह से हो जाता है। देयरफॉर इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका। वी नो दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड्स। जस्ट अ मिनट। यस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मीन्स हमें उसका देखना है कि प्रोटीन में किस तरह से होते हैं प्रेजेंट। वी नो दैट द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे पॉलीमर होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड और द पेप्टाइड लिंकेज। और सारे के सारे आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो एमिनो एसिड्स दे आर कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड और द पेप्टाइड लिंकेज। अब इसी को समझना है पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है। Basically, it is an amide linkage formed between the COOH group of the one amino acid and NH2 group of the other amino acid. The reaction between the two molecules of the similar and the different amino acid takes place. जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिमिलर भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होती है। एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल का कंबाइन होता है, COOH ग्रुप दूसरे का कंबाइन होता है, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर वो लॉस करता है एंड एलिमिनेट्स द फॉर्मेशन water molecule eliminates and the formation of peptide bond CONH will takes place और उस तरह से फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अभी आपको दिखाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द डाईपेप्टाइड। जो दो एमिनो एसिड से बना है इसलिए उसको डाईपेप्टाइड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लाइसिन कंबाइन विद द एमिनो ग्रुप ऑफ LA9। दो मैं एमिनो एसिड यूज़ करूंगा आपकी बार, एक ग्लाइसिन होगा एक LA9 होगा, तो वो जब रिएक्ट करते हैं H2 का लॉस करते हैं और एक डाई पेप्टाइड को फॉर्म करते हैं विच इज़ नोन एज द ग्लाइसाइल LA9। दोनों को नेम हमने कंबाइन कर दिया बेसिकली और ये बन जाता है ग्लिसाइल LA9। रिएक्शन देखो, ये इसकी रिएक्शन है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ग्लाइसिन है, ये हमारा LA9 है, इसका OH ग्रुप यूज़ करेंगे, इसका सिर्फ H यूज़ करेंगे, H2 रिलीज करेंगे, NH2 group will remain as it is, CH2 as it is, then the peptide linkage CONH, then CH, CH3, COOH. It is called as the glycyl LA9 and this bond is known as the peptide linkage. If the third amino acid combined to the dipeptide, अब यदि सपोज करो मैंने इस डाईपेप्टाइड में थर्ड अमीनो एसिड जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ट्राईपेप्टाइड मिलेगा। जो भी कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड एंड इट कंटेन्स 2 पेप्टाइड बॉन्ड और उसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली व्हेन 4, 5, 6 amino acid are linked with each other then the product is known as tetrapeptide, pentapeptide, hexapeptide. When the number of such amino acids is more than 10, यदि इस तरह के amino acid more than 10 हो जाएंगे, more than 10 नहीं, more than 10, then the product is known as the peptide, polypeptide. यदि इस तरह के अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 1000 अमीनो एसिड, इस तरह की यदि 1000 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं आपस में, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं जिसका मोलिकुलर मास 10,000 यूनिट से भी ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। आप इसको उल्टा समझिए, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनते हैं पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं पेप्टाइड और पेप्टाइड से बनते हैं एमिनो एसिड्स। तो ये आपका
प्रोटीन बनाने का तरीका। अब इसको रिवर्स समझिए, अल्फा अमीनो एसिड थे, हमने उनको जोड़ा तो पेप्टाइड बने, डाई पेप्टाइड वगैरह, उनसे फिर बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के फिर उनसे फर्दर फाइनली बनते हैं प्रोटीन। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। कोई कहे भाई इनमें पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं होगा। पॉलीपेप्टाइड में ऑल्सो कंटेन फीवर अमीनो एसिड या लेस अमीनो एसिड। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है जी 100 अमीनो एसिड्स ही होंगे तभी ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है, बट दे शुड कंटेन्स डेफिनेट कन्फर्मेशन। लेकिन उनमें जो डेफिनेट कन्फर्मेशन होना चाहिए प्रोटीन का, लाइक इंसुलिन में सिर्फ और सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, फिर भी वो आपका प्रोटीन कहलाता है, जबकि 100 अमीनो एसिड की हमने कंडीशन कही थी ऊपर, या थाउजेंड्स की कही थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उनमें जो अमीनो एसिड्स कनेक्टेड होते हैं वो स्पेसिफिक मैनर में होने चाहिए। एक क्लासिफिकेशन और है अब हमारा प्रोटीन्स का, लास्ट क्लासिफिकेशन अभी हम कर रहे हैं ये, इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर देयर। नंबर 1 fibrous protein and globular protein. When the polypeptide chain run parallel and held together by the hydrogen and the disulfide bond, जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और वो आपस में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती हैं, देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे फाइबर में ये स्ट्रक्चर होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द फाइब्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अपोजिट देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन में जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, वो कोइल अराउंड टू अ गिव स्फेरिकल शेप। वो आपस में इस तरह से कोइल होती चली जाती है और एक स्फेरिकल सी शेप बनाती चली जाती है, कुछ इस तरह से। दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर सोलेबल इन वाटर बट दे आर इनसोलेबल इन वाटर। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने आपको। जो फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं दे आर इनसोलेबल इन वाटर बट दे आर यूजुअली सोलेबल इन वाटर। एग्जाम्पल इज कैरेटिन एंड मायोसिन। कैरेटिन जो होता है हमारे बालों में प्रेजेंट होता है, वूल सिल्क में भी प्रेजेंट होता है, मायोसिन्स मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से इंसुलिन और एल्बुमिन भी दो आपके एग्जाम्पल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको अच्छे से लर्न करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और यहीं से आप नोट्स में इसको नोट कर कीजिए, बहुत अच्छे से नोट करना सब। कोई भी प्रॉब्लम है मेरी वीडियो को दोबारा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताया करो भाई क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में। कुछ कमी रही तो उसको भी नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस तरह की वीडियो आपको डालता रहता हूँ ताकि आपको हेल्प होती रहे। ओके, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।